हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। और इस पार्ट 17 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, किसी बॉडी का मोशन इन अ प्लेन व्हेन मोशन इज विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस, आज हम इसे डिस्कस करेंगे कुछ वेक्टर फॉर्म में और हम देखेंगे कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है किसी प्लेन में, सपोज जो थ्री डायमेंशनल प्लेन स्ट्रक्चर है उसमें से किसी एक प्लेन में, सपोज एक्स वाई प्लेन में अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पोजीशन वेक्टर्स किस तरह से डिफाइन होंगे और उस बॉडी के मोशन की इक्वेशन क्या होगी। यस, इम्पॉर्टेंटली उस बॉडी के मोशन की इक्वेशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पर हम कंसिडरेशन जो लेने वाले हैं वो है व्हेन द मोशन इज़ विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि जो बॉडी मोशन कर रही है, जो बॉडी मूव हो रही है, बॉडी चल रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। सो लेट अस कंसीडर कि कोई पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी की पोजीशन सपोज अभी ए पर है। लेट अस कंसीडर एक कोई बॉडी है वो इस एक्स वाई प्लेन में, आप देख सकते हैं जो थ्री डायमेंशनल प्लेन स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसमें से हमने एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया हुआ है, दिस वन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। सो इस एक्स वाई प्लेन में बॉडी अभी मोशन में है, चल रही है और ऑब्वियसली वो अभी कहाँ पर है, इस पोजीशन ए पर है। सो इस डेरिवेशन को करने के लिए या फिर इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग अभी सिर्फ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं, अभी हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर सपोज बॉडी की पोजीशन कहाँ पर है, ए पर, ठीक है। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ बॉडी। अब ऑब्वियसली ये बॉडी की जो पोजीशन होगी वो कैसे डिफाइन होगी, तो उस बॉडी की पोजीशन डिफाइन होगी उसके कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट क्या है कि बेसिकली ये जो बॉडी ए पोजीशन पर अगर है तो इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। तो ऑब्वियसली वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो इस बॉडी की पोजीशन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर। तब यहाँ पर इन एक्सिस पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वाई एक्सिस पे, जो वैल्यू सपोज डिफाइन हो रही है स्मॉल वाई से, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू डिफाइन हो रही है सपोज स्मॉल एक्स से, तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस तरह से हैं ए एक्स वाई, ठीक है। या सिंपल टर्म्स में देखिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, द बॉडी एट द पोजीशन ए वूज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। सो बॉडी की पोजीशन हमने डिफाइन कर दी ए पर, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि जब आपने बॉडी की पोजीशन को मेज़र किया इन टर्म्स ऑफ इसके कोऑर्डिनेट, उस वक्त जो टाइम था वो टाइम था सपोज टी, एट द टाइम टी आपने इसको मेज़र किया था, ठीक है। तो ये जो बॉडी की पोजीशन है ए एक्स वाई, ये इस वक्त जो टाइम था वो था टी। अब जैसा मैंने कहा कि बॉडी मूविंग कंडीशन में है, बॉडी मोशन कर रही है, सपोज बॉडी मोशन इस डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। तो बॉडी के मोशन की डायरेक्शन सपोज ये है ए से बी। अब बॉडी ने चलना शुरू किया और बॉडी जो है इस पॉइंट बी पर पहुंच गई। पॉइंट बी पर जैसे ही बॉडी पहुंची तो हम इस बॉडी की पोजीशन को पता लगाना चाहते हैं इस पॉइंट बी पर, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर तो सपोज कि इस बॉडी की पोजीशन है अभी एक्स डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और इस बॉडी की पोजीशन है वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के कोऑर्डिनेट इस पोजीशन बी पर हो गए एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो यहाँ पर हमें इसके कोऑर्डिनेट पोजीशन बी पर भी पता चल गए। अब इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब बॉडी पोजीशन बी पर पहुंची तब सपोज जो टाइम था वो टाइम क्या था, टी डैश, ठीक है। पोजीशन ए पर टाइम कितना था टी और पोजीशन बी पर टाइम कितना था टी डैश, ठीक है। सो फाइनली हमने इस बॉडी के मोशन के कुछ डेटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है। बॉडी की पोजीशन ए पर बॉडी की पोजीशन क्या थी, है ना। पोजीशन बी पर बॉडी की पोजीशन या विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट इसकी पोजीशन क्या थी, इसका टाइमिंग क्या था, वो हमने सारा देख लिया। अब देखिए पोजीशन वेक्टर हम सभी ने पढ़ा है, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, तो किसी प्लेन में ऐसा वेक्टर जो किसी बॉडी की पोजीशन को शो करता है वो कहलाता है उसका पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर सपोज इस पोजीशन ए का पोजीशन वेक्टर हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका टिप जो होगा उस पोजीशन को डिफाइन करेगा। तो ये जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया ओ ए, वेक्टर ओ ए इज बेसिकली डिफाइनिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी एट द पोजीशन ए, ठीक है। बॉडी की पोजीशन ए पर
उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया ओ ए, जिसको हमने आर से डिफाइन किया है, यहाँ पर स्मॉल आर से डिफाइन किया है। इसी तरह से पोजीशन बी पर बॉडी की जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ बी, बॉडी का पोजीशन वेक्टर है ओ बी, और इस ओ बी पोजीशन वेक्टर को हमने डिफाइन किया है आर डैश से। तो देखिए पोजीशन ए और पोजीशन बी के पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास आ गए ओ ए और ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर देखें ध्यान से तो जब बॉडी ने ए से बी मोशन किया था तब भी ऑब्वियसली बॉडी का जो मोशन था वो क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये दिस इज़ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ऑब्वियसली ये क्या है, एक वेक्टर का ट्रायंगल है, और इस वेक्टर ट्रायंगल को देखकर हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की याद आती है। ऑब्वियसली वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर कंसिडरेशन, हमने क्या डेटा कलेक्ट किया और क्या कंसिडरेशन लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, आपने कंसिडर कर लिया कि एक्स वाई प्लेन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसा मैंने आपसे कहा। द पॉइंट ओ इज अ ओरिजिन फॉर मेजरिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली ये जो पॉइंट ओ है ये क्या है, ओरिजिन है, ताकि हम इन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता कर सकें विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। सपोज दैट एट एनी टाइम टी द ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट ए एक्स वाई, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि इस पोजीशन ए पर जो जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई से डिफाइन हो रहे हैं, ए एक्स वाई हम लिखेंगे। इस वक्त जो टाइम था वो क्या था, टी। एंड फर्दर सपोज दैट एट द टाइम टी डैश द ऑब्जेक्ट रीचेज द पॉइंट बी एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और एक टाइम टी डैश पर ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, पोजीशन बी पर, और इसके जो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। सो लेट ओ ए इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पर हमने देखा पोजीशन वेक्टर ओ ए इज इक्वल्स टू आर है, और पोजीशन वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू आर डैश, पोजीशन वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू आर डैश बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द टाइम टी एंड टी डैश, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। लेट देन इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी एंड टी डैश द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी, ठीक है। अब हमें क्लियर दिख रहा है कि टाइम इंटरवल, अगर मैं बात करूं कि टाइम टी पर यहाँ पर था, टाइम टी डैश पर यहाँ पर था, तो टोटल इंटरवल कितना हुआ, टोटल इंटरवल हो गया टी डैश माइनस टी, टोटल टाइम इंटरवल हुआ टी डैश माइनस टी। तो इस टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी में जो है बॉडी का मोशन हुआ ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बड़े सिंपल वे में आपको नज़र आ रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं ए ओ ए और ए बी, ये दोनों एक दूसरे के सक्सेडिंग वेक्टर्स हैं, ठीक है, इसी तरह का वेक्टर होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ओ बी होगा, ओ बी होगा। द एडिशन ऑफ द वेक्टर ओ ए एंड ए बी विल बी ओ बी। तो हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। सो हमने लिखा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ठीक है। अब यहाँ से ए बी वेक्टर के लिए हमने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र किया ओ ए को इस तरफ, तो फाइनली ओ बी माइनस ओ ए आया, ठीक है। अब हमें पता है वेक्टर ए बी, तो हमें पता करना है ये वेक्टर ए बी क्या डिफाइन कर रहा है, दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द टाइम इंटरवल टी एंड टी डैश, ठीक है। टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, वो वेक्टर ये डिफाइन कर रहा है ए बी। तो यहाँ से ए बी को ही कैलकुलेट हमें करना है। तो फाइनली हमें पता है ओ बी वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं आर डैश से, हमने देखा ओ बी को डिफाइन हो रहा है आर डैश से, और ओ ए डिफाइन हो रहा है आर से। तो फाइनली हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप की, तो हमें पता चला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी उसे दिया जाएगा आर डैश माइनस आर। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी जो डिफाइन किया जाएगा वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर से, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा कि एक्चुअल में हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। हमने यूनिट वेक्टर की बात की थी, और यूनिट वेक्टर हमने आपको बताया था क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर जो होते हैं बेसिकली डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स जो थे बेसिकली किसी भी पोजीशन के ए और बी के एक्स और वाई, ये तो सिर्फ एक वैल्यूज़ होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करें तो ऑब्वियसली इन वैल्यूज़ को इनकी यूनिट वेक्टर के साथ में लिखा जा सकता है। तो एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो नॉर्मली आई होता है, वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को इनके यूनिट वेक्टर के साथ में लिखें
तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं. सो if I cap and j cap are the unit vectors along the x axis and y axis, then हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे. तो देखिए ये जो पोजीशन वेक्टर r हुआ, ये जो पोजीशन वेक्टर r है, ये बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, x और y, और इनकी पोजीशन वेक्टर के साथ में इनकी यूनिट वेक्टर भी अगर लिख दिए जाए, ठीक है, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया जाए इसे, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, एक्स आई एंड वाई जे. तो इसलिए हमने यहाँ पर इस पोजीशन वेक्टर r को लिखा एक्स आई प्लस वाई जे. ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर एक्स डैश, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका भी यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई होगा, और ये वाई डैश भी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका यूनिट वेक्टर होगा जे कैप. तो यहाँ पर आई कैप और जे कैप ने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट्स के साथ में इनकी डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी है, कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश के साथ में उनकी डायरेक्शन डिफाइन कर दी. तो ये जो पोजीशन वेक्टर है आर डैश, जो बेसिकली इसका टिप डिफाइन कर रहा है पोजीशन ऑफ द वेक्टर बी, तो इस आर डैश को भी ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप. ठीक है, तो फाइनली देखिए हमने पोजीशन वेक्टर आर और आर डैश को उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या है, आर डैश माइनस वेक्टर आर. लेट्स पुट द वैल्यूज़. हमने आर डैश की जगह एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप और आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखा. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आयोटा वाली जो क्वांटिटीज़ है, ठीक है, आई कैप वाली जो क्वांटिटीज़ है, मतलब उनको हमने एक साथ कर लिया, और जे कैप वाली क्वांटिटीज़ को एक साथ कर लिया. फाइनली यहाँ से आई कॉमन निकल गया, आई कैप कॉमन है, यहाँ से जे कैप कॉमन है, तो फाइनली हमें एक रिलेशन यहाँ पर मिल गया जो क्या शो कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द एक्स वाई प्लेन डिफाइन कर रहा है. देख सकते हैं यहाँ पर आर डैश माइनस आर क्या आ गया, क्या आया, बेसिकली एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, जहाँ पर हमें पता है कि एक्स डैश और वाई डैश क्या है, फाइनल पोजीशन है एट द पॉइंट बी पर, और एक्स और वाई क्या है, इनिशियल पोजीशन है एट द पॉइंट ए पर. ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनली ए बी इक्वल्स टू आर डैश माइनस आर जो है वो कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए हमने बात की थी अभी कि हमारी जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. बॉडी बेसिकली इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो अब हमें पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो क्या करना होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है बेसिकली कितना है, आर डैश माइनस आर, और टाइम इंटरवल कितना लगा था, टाइम इंटरवल था टी डैश माइनस टी. हमें पता है बेसिकली टाइम इंटरवल कितना था, टी डैश माइनस टी. ठीक है, तो टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी में बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो है आर डैश माइनस आर. इन दोनों का अगर रेशो हम ले लेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी. तो वेलोसिटी का फार्मूला हमें यहाँ से मिल गया. अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि बॉडी ने जब ए से बी की तरफ चलना शुरू किया था, तो ऑब्वियसली आप किसी भी पॉइंट पर इस टाइम इंटरवल टी से टी डैश के बीच में आप कहीं पर भी इस बॉडी की वेलोसिटी अगर मेज़र करेंगे तो वो आपको हमेशा क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी, वी. ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, यहाँ पर वी ही होगी. आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, इसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. So as motion is with the uniform velocity v is same for all the values of t and t dash, in each unit of the time the object will cover the distance equal to the magnitude of the velocity given by the equation. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टाइम इंटरवल को यूनिटी मेजर कर समझें, ठीक है, अगर सपोज लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है टी डैश माइनस टी की वैल्यू कितनी है, सपोज यूनिट है ना, ठीक है, 1 सेकेंड है या यूनिट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाय 1. तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ है कि आर डैश माइनस आर जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेसिकली वेलोसिटी की वैल्यू को डिफाइन कर रही है. ठीक है, तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं. तो चलिए हमने सॉल्व किया इस टी डैश माइनस टी को, सपोज हमने इधर मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली हमें मिला आर डैश माइनस आर इज इक्वल्स टू वी टी डैश माइनस टी. ठीक है, ये आया. अब यहाँ पर आर डैश माइनस आर इक्वल्स टू वी इंटू टी डैश माइनस टी. अब यहाँ से क्या किया, सपोज हमने यहाँ से इस आर को इधर शिफ्ट किया प्लस आर
हो गया ये, ठीक है, प्लस आर हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने वही लिखा हुआ है, आर डैश इज इक्वल्स टू आर प्लस वी टी डैश माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ये वाली फाइनल इक्वेशन, ठीक है, कि ये क्या शो कर रहा है, आर डैश इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी एट द पोजीशन बी, मतलब जो फाइनल पोजीशन थी, तो फाइनल पोजीशन पर जब बॉडी पहुंची तो अगर उसकी इनिशियल पोजीशन हमें पता है, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता है, हमें टाइम इंटरवल हमें पता है, ठीक है, तो हम उसकी फाइनल पोजीशन हम पता कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इन क्वांटिटीज़ में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर मिस होती है और बाकी क्वांटिटीज़ हमें पता है तो हम उस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला हमें शो कर रहा है बेसिकली फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी वाइल फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर देखिए से कंसिडरेशन लेते हैं कि लेट अस कंसिडर बॉडी ने जो चलना शुरू किया था, सपोज टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो, सपोज कि बॉडी ने जो बॉडी की जब आपने पोजीशन मेज़र की यहाँ पर, सपोज इस पोजीशन पर जो अभी हमने टाइम टी लिया था, सपोज कि टाइम टी इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, और टाइम टी इज इक्वल टू टी डेज जो था उसकी वैल्यू है टी, लेट अस कंसिडर। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या होगा, टाइम इंटरवल जो होगा टी डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी माइनस ज़ीरो, मतलब टाइम इंटरवल की वैल्यू हो गई टी, ठीक है। तो सपोज कि टाइम इंटरवल क्या है हमारा, टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू टी। सो हम एक जनरलाइज इक्वेशन की तरफ अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने सपोज कंसिडर किया टी डैश माइनस टी इक्वल टू टी, तो हमने यहाँ पर देखिए वैल्यू पुटअप कर दी, और लेट अस कंसिडर कि टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर, टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर ये जो आर है, दिस आर, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, इस आर की वैल्यू है सपोज आर ज़ीरो से डिनोट कर रहे हैं हम इसे, ठीक है, और ये जो आर डैश है, जो वेक्टर आर डैश है, इसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक जनरलाइज कैलकुलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि लेट अस कंसीडर एट द पोजीशन ए टाइम जो था वो ज़ीरो था, और इसका जो पोजीशन वेक्टर था उसे हम डिफाइन कर रहे हैं आर ज़ीरो से, और एट द पोजीशन बी लेट अस कंसीडर कि जो टाइम था वो टी डैश इक्वल टू टी था, और इस वक्त जो पोजीशन वेक्टर था वो था आर। तो हम एक जनरलाइज इक्वेशन यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर अब इस इक्वेशन में हमने क्या पुटअप कर दिया, फाइनली यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमने आर डैश की जगह आर पुटअप कर दिया, आर की जगह आर ज़ीरो पुटअप कर दिया, और वी एज इट इज़ अपनी जगह पर है, टी डैश माइनस टी टी हो गया, जैसा भी मैंने अभी आपको बताया। तो फाइनली हमें क्या मिल गई, एक जनरलाइज इक्वेशन मिल गई। सो this equation is basically represents the kinematics of the uniform motion in the plane in case of the displacement of the object at the time t equal to 0 and at the time t r0 and r respectively, then r is equals to r0 plus vt। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला आ चुका है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, या फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का व्हेन द इनिशियल पोजीशन we know and the velocity we know and the time interval we know। सो काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, श्योरली आई विल रिस्पॉन्ड, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, तो आपके पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और बॉडी के मोशन इन द प्लेन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। सो ये जो टॉपिक है अभी आगे अगले लेक्चर में और कंटिन्यू होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में मोशन कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसके मोशन की इक्वेशन क्या होगी। तो इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर भी देखिए, उसमें हमने आगे का पार्ट कवर किया हुआ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।